आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। इबेक्स कैश स्टूडियो से आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। और आवाज अड्डा में आज बातचीत होगी एक ऐसे विवादित बयान की जिसको लेकर के राजनीतिक हलकों में काफी घमासान मचा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने बीजेपी को काफ़ी कुछ खरा खोटा सुनाया और जो कई मायनों पर अगर आप देखेंगे तो आपत्तिजनक भी लगता है। धर्म के ठेकेदार हैं, असली हिंदू नहीं है, और उसके बाद देवियों को भी उन्होंने शामिल कर लिया, माँ दुर्गा, सरस्वती, इन सब के बारे में उन्होंने जो कंपैरिजन किया है वो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि अगर आप सांसारिक बातें कर रहे हैं, आप पैसे रुपए या रोजगार या किसी भी चीज़ से आप जोड़ रहे हैं, तो उसमें ये कहना कि देवियों की शक्तियाँ कम कर रही है बीजेपी सरकार और बीजेपी धर्म की ठेकेदारी कर रही है, दलाली कर रही है। उसके बाद सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के बारे में ये कहना कि उनके साथ आपने किसी महिलाओं की फ़ोटो नहीं देखी होगी, गांधी जी के साथ बहुत सारी देखी होंगी। ये सारी ऐसी बातें हैं जो एक अपने आप को राष्ट्रीय स्तर के नेता मानते हैं, उनके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। इसी को लेकर के बहुत विवाद है और ये जानना ज़रूरी है इस समय जनमानस के इस डिस्कोर्स में कि धर्म की ठेकेदारी कौन कर रहा है, राजनीतिक तौर पे कौन किसको फ़ायदा लेना चाहता है या देना चाहता है और कौन इस मुद्दे को गर्म रखना चाहता है। इसी पे आज बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत से पहले आप वो दो बयान जो राहुल गांधी ने दिए हैं महिला कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर, उनको सुनिए। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी है, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी, वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं। ये झूठे हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। आपने देखा होगा, अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने, गांधी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी दिखेंगी, सही? मोहन भागवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है? कभी देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। हमारा संगठन महिला शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देता है। तो सुना आपने, ये टिप्पणियां राहुल गांधी ने की हैं और इन दोनों पे आज बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान है उनसे आप परिचय करा दें आपका। जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। से जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद हैं। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं जो कांग्रेस की तरफ से अपने पक्ष रखेंगे। रतन शारदा जी हमारे साथ हैं जो विचारक हैं और आरएसएस की विचारधारा को काफ़ी अच्छी मुखरता से रखते हैं। इसके साथ ही 2 वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश शर्मा जी, जब आप पब्लिक डिस्कोर्स में कोई बात रखते हैं तो आप आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं, किसी पॉलिसी से आप सहमत नहीं होते हैं, असहमत होते हैं, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उसमें देवी देवताओं को लाना, उनकी शक्तियां कम करा देना, फिर धर्म की ठेकेदारी का तमगा बांटने लगना, ये क्या बयान है राहुल गांधी का? इसकी उपादेयता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? और जो कंपैरिजन वो गांधी जी और मोहन भागवत जी का कर रहे हैं कि महिला उनके साथ होती, इनके साथ नहीं होती, ये क्या तरीका है समाज बात रखने का अपना? देखिए नीरज जी, पूरी क्लिपिंग आपको सुनाई जा, पूरी शायद आपने सुनाई नहीं। उन्होंने इंदिरा जी का महिला प्रधानमंत्री बनाने का भी जिक्र किया है, वो बयान आप शायद सुनाना भूल गए। मैं 2 बात बड़े साफ तौर पर कह दूं कि राहुल गांधी जी ने जो महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कहा है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, जो इनका महिला विरोधी चेहरा है, उसको लेकर सीधा सीधा कांग्रेस का स्टैंड है। और बिल्कुल मैं इस बात से भागने के लिए तैयार नहीं हूं। बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरी कांग्रेस राहुल गांधी जी के बयान के साथ खड़ी है।
मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सावरकर और गोडसे का जिक्र भी वहां हुआ था, वो भी क्लिपिंग आपको सुनानी चाहिए थी कि गोडसे की विचारधारा ने गांधी जी की छाती पे गोली मारी, ये भी राहुल जी ने कहा था। वो आपने शायद दिखाया नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी ने किसी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया। आप दुर्गा और लक्ष्मी के अपमान की बात कर रहे हैं। आपको याद दिलवाना चाहता हूं, अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप कहा था। इंदिरा जी को कहा था कि दुर्गा है इंदिरा जी। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, ये किताबों में लिखी हुई। आशुतोष जी बड़े महान पत्रकार हैं, उनको भी, आशुतोष जी बहुत इंटेलिजेंट है, उनको सारी बातें याद होंगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो आरएसएस की विचारधारा देश को तोड़ने वाली विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी हो ही नहीं सकती है। और मैं ये सवाल, बहुत गंभीर सवाल, पूरा देश जानना चाहता है। संघ की शाखाओं में मैंने तो किसी मातृशक्ति को देखा नहीं है जिस मातृशक्ति की ये बात करते हैं। और जिस तरीके से लक्ष्मी को लेकर तात्पर्य क्या है, मैं नीरज जी आपसे सवाल दाग रहा हूं, आज जफर भाई से पूछ रहा हूं, आज क्या हालत है देश में रोजगार की? कल प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को इस देश का नौजवान बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है, इससे बड़ी और शर्म की क्या बात हो सकती है? आज कंपनियां देश छोड़ छोड़कर भाग रही हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, जिनके कोरोना में लोग मर गए उनके रोजगार चले गए हैं जी। और आज हम मोदी जी से पूछकर भाषण देंगे क्या? तो मोदी जी से पूछ के नहीं देंगे, लेकिन सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए ना मुकेश जी, आप ही से सवाल है। उपमा जब दी जाती है या किसी मेटाफर को यूज किया जाता है तो उसके पीछे एक संदर्भ और सेंस लगाया जाता है। आप ये भी कह सकते थे कि इस्लाम धर्म कमजोर हो रहा है बेरोजगारी की वजह से, ईसाई लोग कमजोर हो रहे हैं, मेरी क्रिसमस को आप कोट कर सकते थे। आपको दुर्गा, सरस्वती यही सब मिलती हैं। सेंस समझिए आप जिस नहीं सुनिए मुकेश जी, पहले सवाल सुन लीजिए। जब आप किसी मेटाफर का यूज करते हैं, किसी की उपमा देते हैं, तो आप उसके पीछे कुछ सोच के दिमाग लगाते हैं ना, किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है। और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया, वो गांधी परिवार से आती थी इसलिए बन गई है। लोकतांत्रिक तरीके से चुन के बनी है क्या? अच्छा बोलिए, फिर मैं जफर जी से पूछूंगा। इंदिरा जी को चुना नहीं लोगों ने? अरे नीरज जी, अरे सर जी, इंदिरा जी को लोगों ने नहीं चुना? लोगों ने चुना है, लेकिन उस परिवार की थी इसलिए बनी है वो। राहुल गांधी जी जिनके पुत्र हैं, अच्छा, राजीव गांधी जी चुन के बन गए थे, कैसे बन गए थे? अरे तो आप उस संदर्भ में मत जाइए प्लीज। अरे तो आपको भी मैं कह रहा हूं, गांधी परिवार का देश के लिए बलिदान है जनाब नीरज साहब जी। हमने इंदिरा जी को खोया है, हमने राजीव जी को खोया है, और ये जो अंग्रेजों के दलाल हैं, ये बताएं इनके किस आदमी ने, किस नेता ने बलिदान दिया है? ये बहस, चलिए जवाब ले लें, जवाब ले लें, जवाब ले लें। अब जफर भाई जवाब दीजिए चीज का। हाँ बताएं, जवाब दीजिए सर, बहुत सारे सवाल इन्होंने लिए। देखिए ये क्या खोया क्या पाया जो बात कर रहे हैं, देखिए इन्होंने गद्दी खोई है। ये जो सरकार में रहने की इनको आदत हो गई थी, इसलिए बौखलाहट इनके सभी लोगों में दिखती है कि गद्दी खो गई है। ये जो सही बात बोल देते हैं आपकी, गद्दी खोई है, बेचैन हो गए इसलिए कि अब हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जिसकी इतनी लोकप्रियता है कि उसको हटाने के बजाय हम खुद हटते जा रहे हैं, हमारी पार्टी बिखरती जा रही, टूटती फूटती जा रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई। अभी देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हुआ। अरे उसको देख रहे हैं सामने, अभी आपके यहाँ एक और भी लेडी थी, वो छोड़ के चले गए, कोई टीएमसी ज्वाइन करके वहां से कुछ और बन गए। आप लोग तो उसका ढिंडोरा पीटते थे, वो भी छोड़ के चले गए। तो हकीकत में ये है कि सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला मुकेश शर्मा जी, थोड़ा परेशान मत होइए, इसीलिए बोल रहे हैं बखलाहट आप पे हैं। मैंने तो एक वर्ड नहीं बोला आपके बोलते वक्त, सुन लिया आपने, कितनी गाली दी, मैंने कुछ बोला आपको? क्यों बेचैन हो रहे हैं? सुनिए थोड़ा, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ, कोई गलत बोल रहा हूँ? कोई शब्द नहीं कहे। देखिए जिस तरह से शब्द नहीं करता, मैंने भी जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, अरे सुन, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपमानित किया है देश की जनता की भावनाओं को। अरे भाई, हिंदू धर्म में आप भी हैं, लेकिन आप जब इलेक्शन आता है तो बस अपने आप को कुछ और ही ब्राह्मण बनाने के चक्कर में आप मंदिर घूमना शुरू कर देते हैं, और यहाँ आप गाली दे रहे हैं। भाई किस धर्म का, क्यों धर्म का, किसी धर्म का अपमान करना, किसी धर्म के मानने वालों का अपमान करना,
ये आपको शोभा देता है क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को? अरे हार गए, ठीक है, हार गए इसलिए कि आपके जो करनी थी उसका आपको जो भरना पड़ रहा है। 70 सालों में आपने जो करनी की उसका तो भरना पड़ेगा ना। जनता तो जनता आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग ऐसे बना रहे हैं कि यहाँ के नौजवान कुछ नहीं बना रहा है। ये आपके कुछ लोग इकट्ठा किए हुए नौजवान करेंगे। यहाँ का नौजवान ये समझता जफर इस्लाम जो देश के हित में सोचती है, परिवार हित में नहीं। जफर इस्लाम, राहुल गांधी का ये कहना है, सुनिए ना सर, सवाल तो सुनिए ना भाई। राहुल गांधी एक मिनट राहुल गांधी और मुकेश जी जो तर्क दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी का मतलब जो है नौकरी पेशा इन सब चीजों से, दुर्गा का मतलब है डर और निडरता से है, सरस्वती का मतलब ज्ञान से। हम तो उस पर कह रहे थे, आप उसको लिटरली ले रहे हैं, ये ऐसा तर्क दे रहे हैं। देखिए नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए अगर आपको किसी चीज का भी उदाहरण देना है तो उसको भगवान को बीच में लाने की क्या जरूरत है भाई? किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की क्या जरूरत है भाई? आप सीधे तरीके से बोलिए जो आपको बोलना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बोलने में आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए आपने इस तरह से बोलने का अभी आप तरीका ढूंढा है कि ऐसे बोल के बचने का कोशिश कर रहे हैं। हकीकत है कि लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं, लोग दुखी हैं, लोगों का जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया राहुल गांधी जी ने, और पूरी देश ये जानती है कि जिस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल किया उन्होंने, उसका उनको जुर्माना देना पड़ेगा। और ये जुर्माना क्या है? डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जुर्माना क्या है? बिखरती हुई पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आगे आइए, 22 में कह रहे हैं, 22 क्या 24 में, सब टाइम में आपको पता चलेगा कि जनता किस तरह से। जी जफर इस्लाम, रुकिए एक मिनट सर, मुकेश जी 30 सेकंड आपके लिए, उसके बाद मैं रतन जी के पास जा रहा हूँ। आप बार बार इशारा कर, बताइए जल्दी 30 सेकंड बोलिएगा। जफर जी 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। जफर जी अहंकार छोड़ दो। ये बीजेपी 2 सीटों वाली पार्टी थी, लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें थी आपकी, ये छोड़ दीजिए। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। और अब ये जुमलेबाजी पूरा देश समझ चुका है। और मैंने कहा है कि जो 24 की पिक्चर है उसका ट्रेलर 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता आपको दिखाने वाली है। किसान से लेकर, नौजवान से लेकर, बेरोजगार से लेकर हर आदमी आज नरेंद्र मोदी जी को पानी पी पी कर कोस रहा है। जो लाखों लोग कोरोना में मरे हैं, उनके जो अपने हैं, वो ढूंढ रहे हैं आपकी सरकार को, और आपके उस बयान को भी ढूंढ रहे हैं कि बगैर ऑक्सीजन इस देश में कोई आदमी नहीं मरा है। इसलिए आप जनता को गुमराह मत करें। अभी रुकिए, अच्छा रुक जाइए मुकेश जी, रुकिए, किसी और पे आते हैं। रुकिए मुकेश जी, रुकिए, अरे रुक जाइए मुकेश जी, जवाब दे दूं मुकेश जी, आप धर्म के नाम, नहीं रुकिए, मैं जवाब देता हूं। ये बात जो आप रख रहे हैं, मुझे जवाब दे। नहीं जफर भाई एक मिनट रुकिए, रतन जी को बीच में लाऊंगा मैं। रतन शारदा जी, अरे रुको ना मुकेश भाई, जिस तरह से आप रख रहे हैं बात, ठीक है, ये तरीका हो सकता है कि आप आलोचना कर रहे हैं कि ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल और उपमा बड़े ध्यान से देनी चाहिए। रतन शारदा जी, आप लोगों के ऊपर आरोप है, संघ के ऊपर आरोप है कि आप लोग झूठे हिंदू हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं, और जो कुछ भी है ये सब आप अपने फायदे के लिए करते हैं। देखिए, धर्म का, हिंदू धर्म का किस प्रकार से नेगेटिव शब्दावली का उपयोग होता है, इसका उदाहरण आज नहीं, जब नेहरू जी की समाजवादी सरकार में आर्थिक दृष्टि से देश का बुरा हाल था, उसको इनके अर्थशास्त्री ने नाम दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जबकि होता नेहरू रेट ऑफ ग्रोथ। और जब ये सारा देश तरक्की कर रहा था, तब ये लक्ष्मी और दुर्गा को लाके बीच में बदनाम कर रहे हैं। मैं मुख्य बात पे आऊंगा, मुझे इस तरह की राजनीति की चर्चा में नहीं जाना। इन्होंने ये अपने राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी के साथ में महिलाएं होती थी, मोहन जी के साथ नहीं होती। तो मैं कहना चाहूंगा, संघ ने गांधी जी की सादगी, सत्य का आग्रह, राम राज्य, ग्राम विकास, स्वदेशी के पाठ गांधी जी से लिए। उन्होंने महिलाओं के साथ घूमने फिरने की पाठ नहीं लिए, जिसकी निंदा स्वयं सरदार पटेल और कई कांग्रेसी नेताओं ने की थी। श्रेयस्कर होता है कि राहुल गांधी इस प्रकार से गांधी चरित्र के जो कुछ ऐसे अंश है जो लोगों को पसंद नहीं, उसकी चर्चा न करते। किया उन्होंने, अब उसका उत्तर उनको देना पड़ेगा। उनके परदादा नेहरू जी भी महिलाओं के साथ खूब घूमते थे, उसकी बात भी हम नहीं करना चाहते। जहां तक महिलाओं के दूर करने का साथ है, आपके ही बहुत महीनों पहले के कार्यक्रम में मैंने राष्ट्रीय सेविका समिति की बात की थी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से उसी प्रकार महिलाओं में काम करती है, जिसके लाखों सदस्य है। दुर्गा वाहिनी, जिसके हजारों सदस्य हिंदू परिषद में है। उसके अलावा बीजेपी की महिला जो है वो कितनी सशक्त कर हमें पता है। जितनी महिलाएं मोदी जी के कैबिनेट में, आज तक किसी भी कैबिनेट में, इंक्लूडिंग इंदिरा जी के कैबिनेट में नहीं थी, बल्कि एक समय ऐसा था इंदिरा जी के कैबिनेट में एक भी महिला नहीं थी,
और ऐसा कहा जाता था एकमात्र पुरुष है महिलाओं की इस पार्टी में। अब बात करें जहां तक दुर्गा का बात है, दुर्गा वाहिनी संघ की सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे अधिक संघ की महिलाओं के और सबसे अधिक विद्या का में काम करने वाली विद्या भारती सरस्वती की पूजा करने वाले संघ के लोग, और जो लोग 2 सीट होते हुए भी जिन्होंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा और आज राज्य कर रहे हैं, उनकी आप बात करेंगे या ऐसे जमींदार की बात करेंगे जिनकी हवेलियां सुनसान पड़ी हैं, उजड़ गई हैं, जैसा कि शरद पवार इनके परम मित्र ने कहा। आगे आप बात करते दलाल कौन होता है? दलाल वो होता है जो इलेक्शन आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है, और दलाल वो नहीं होता जो अपनी हिंदू निष्ठा के लिए अपना सारा सर्वस्व अर्पण करके देश का साथ दे। इनको सरस्वती का इतना पता है कि 2 पुस्तकें अनावृत की, एक में खुद उल्टे खड़े हो गए, एक में पुस्तक उल्टी पकड़ ली। ये इनके राहुल जी का दर्जा है। और माइनॉरिटी के नाम पे मेजॉरिटी का दमन और हिंदू कोड बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, ये नेहरू जी का काम था। यहाँ केरल के अंदर इनके सहयोगी मुस्लिम लीग की महिला को निकाल दिया गया कि उसने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस किया, इसके बारे में राहुल जी ने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के अंदर जितनी महिलाओं ने आरोप किया है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, मैं पूरा चिट्ठा समाचार पत्रों के साथ दे सकता हूं। इसलिए महिलाओं की इतनी इज्जत करते हैं, पता है तंदूर में जलाई जाने वाला महिला भी कांग्रेस का नेता था। और ट्रेडिशंस को देखते हुए अगर ये अपनी इज्जत बख्शे दादाजी को और अपने सबको, तो अच्छा होगा। नेहरू जी की डिस्कवरी अबाउट नेहरू जी एलर्जी टू हिंदुइज्म, नेहरू जी ग्रेट नॉलेज, एक तरफ नॉलेज था, एक तरफ हिंदुइज्म से उनकी एलर्जी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दक्षिण के मंदिरों में जाकर मुझे बड़ी बेचैनी होती है। और उन्होंने कभी भी हिंदू शब्द का उपयोग सारी किताब में सार्थक रूप में नहीं किया था। आप खुद पढ़े, आपको पता चलेगा। जितनी बातें करेंगे ये केवल बौद्धिक दिवालियापन है। इस तरह की बातें के लिए जहां तक वो आप बात कर रहे हैं गांधी जी के वध की, राहुल जी पे बथेरे केस है, वो केस पे केस का डेट पे डेट डाल रहे हैं। और इस बात को स्वीकार करें तो ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, अगर गोडसे संघ का था तो जिन्ना भी कांग्रेस का था, और कांग्रेस से निकलकर उसने पाकिस्तान बनाया, तो कांग्रेस भी लाखों लोगों के खून की जिम्मेवार है, नरहत्या की जिम्मेवार है। जी रतन जी, कश्मीर को आधा हारने वाली कांग्रेस है, लाखों लोगों की जान लेने वाली कांग्रेस की पार्टीशन खेल है, जिसमें सारे भाग के आ गए थे दिल्ली में मंत्री बनने के लिए, तो संघ के लोग वहां अपनी जान पे दांव लगा के हिंदू सिखों को बचा रहे थे उनको। रतन जी रुकिए सर, रुकिए, मैं जरा आशुतोष जी और हर्ष के पास जाता हूं। आशुतोष जी, पब्लिक डिस्कोर्स में जब बातचीत होती है, पॉलिसीज पे बात होती है, हम लोग आवाज़ अड्डा में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज में करते हैं, तमाम चीज़ों में करते हैं, लेकिन जब आप उदाहरण इस तरीके के देंगे तो आप एक तरीके से बैक ऑफ माइंड में है उस चीज़ को आप ट्रिगर करना चाहते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मुकेश जी आप ध्यान से सुनिएगा। इसी आवाज़ अड्डा में कुछ दिन पहले की बात है, पंजाब की राजनीति पे चर्चा हो रही थी, तो एक पैनलिस्ट ने कहा कि कांग्रेस इस तरह से बिहेव कर रही है आपस में लड़के कि जैसे तालिबानी खुद ही को उड़ा लेके नुकसान कर रहे हैं। तो जो दूसरे पत्रकार थे उन्होंने इस पर घनघोर आपत्ति जताई कि भाई अब ये जो उदाहरण दे रहे हैं तालिबानी, ये ठीक नहीं है। उनकी आपत्ति सही थी, वो आपत्ति दर्ज हुई, उसके बाद उस पर चर्चा नहीं हुई। कहने का तात्पर्य यह है मुकेश जी कि जब भी कोई बात रखी जाती है तो उसका एक संदर्भ होता है। अब आप देवी देवताओं को घुसाना, फिर भागवत जी को, महिलाओं को ले आना, इसके पता है कितने फॉलोआउट्स होंगे। तो ये जो आशुतोष जी पब्लिक डिस्कोर्स में इस तरह की बातें रखी जाती हैं, इसको क्यों न मान लिया जाए कि चुनावी एजेंडे के तहत आप ये बातें कर रहे हैं और फिर आप उन्हीं के टर्फ में जाके खेलेंगे जहां आप हारेंगे। नीरज जी, सबसे पहले तो अभी रतन शारदा जी ने कुछ बड़ी आपत्तिजनक बातें की हैं, उसके ऊपर ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा गांधी जी का वध। सर पहले ये जो मूल सवाल उस पर आइए ना सर, फिर अभी उस पे आएंगे। नहीं, एक मिनट, ये सवाल महत्वपूर्ण है। नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का महत्वपूर्ण सवाल ये कि राहुल गांधी ने जो कहा उस पे ये सेंट्रल पॉइंट है। रतन शारदा ने यह कहा गांधी जी का वध एक पवित्र कर्म होता है हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू परंपरा के हिसाब से। पहले रतन शारदा जी स्पष्ट करें, गांधी जी की हत्या हुई थी या गांधी जी का वध हुआ था? क्योंकि आरएसएस की शाखाओं में सिखाया जाता है गांधी वध, वो वहां पे उनको हत्या नहीं कहते हैं। तो पहले रतन शारदा स्पष्ट करें, उनके मुंह से अगर निकल गया है तो उनको माफी मांगनी चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए गांधी जी की हत्या हुई थी, गांधी जी का वध हुआ था। अगर वध हुआ था तो फिर ये निहायत ही आपत्तिजनक शब्द है, उनको वापस लेना चाहिए। मैंने जो शब्द किया, मेरे लिए मैंने हत्या का भी, गांधी हत्या की बात की, असैसिनेशन की बात की है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि और शाखा के अंदर कोई गांधीवाद नहीं सिखाया जाता,
कृपया आपने अभी साकार गांधीवाद साकार बोला या जाएं। नहीं बोला? केवल एक दो लोगों को मिलकर अपनी राय ना बनाए, अधिक अच्छा होगा। नहीं, और गांधी रतन जी शारदा जी- हमारे प्रातः स्मरण में है। रतन शारदा मैंने जी- ये बताया कि गांधी जी का उत्तम गुण हमने आशुतोष अपनाए। जी और रतन जी, आशुतोष जी, रतन जी। नहीं, इसलिए नीरज, आप नीरज। उसको केवल- नहीं, आशुतोष जी, सुनिए ना एक मिनट। और मुख्य गांधी बात जी की भूल हत्या को जाएंगे गांधी का कि वध आप नहीं कहा जा सकता। सुन लीजिए आशुतोष जी, आशुतोष जी, बताइए। एक मिनट सुनिए ना सर। कहा गांधी जी का वध। वध और हत्या की डेफिनेशन पे हम लोग डिस्कसन नहीं कर रहे हैं। आप ये बात नहीं करेंगे। नहीं, ये डिस्कशन आप करने जा रहे हैं। जितना निकला उन्होंने कहा कि असैसिनेशन और हत्या भी कहा मैंने। उन्होंने कहा गांधी जी का वध। अरे कहते हैं हमसे गलती- एक मिनट भाई, दोनों लोग रुकिए ना एक मिनट। वो दोबारा कह रहे हैं कि असैसिनेशन और हत्या भी मैंने कहा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम लोग वध और हत्या पे एक दिन दोबारा 1 घंटे की चर्चा कर लेंगे कि वध हुआ था कि हत्या हुई थी। मेरा मूल सवाल जो आज है उस पर बात करिए आशुतोष जी। ये जो पब्लिक डिस्कोर्स पे जिस तरह की बातें हो रही हैं जो राहुल गांधी ने की है, इस पे तफसील चाहिए आपकी व्यू। मैंने कहा ना कि गांधी जी हम सबके आराध्य हैं, और मैं चाहूंगा कि अगर उन्होंने कह दिया कि गांधी जी की हत्या हुई तो मैं रतन शारदा जी के साथ हूं, लेकिन अगर वध की बात की तो अरे उन्होंने कहा है कि मैं असैसिनेशन भी बोलता हूं, हत्या भी बोलता हूं, वध भी। आप उसको नहीं, देखिए नीरज जी, ये मैं हत्या भी बोलता हूं, ये गलत शब्द केवल है। भटकाना अभी उन्होंने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, उन्होंने कहा था गांधी जी का वध, इसलिए आशुतोष जी आप एक मिनट रुक जाइए। नहीं, मैं फिर इस तरफ नहीं जाने दूंगा। आशुतोष जी, डिबेट जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं, मेरा आज वो उद्देश्य नहीं है। मैं कह तो रहा हूं कि वध और हत्या पे और तमाम चीजों पे 1 घंटे में फिर से चर्चा कर लेंगे, उन्हीं को बुला लेंगे, लेकिन आज फिर वो मुद्दा छूट जाएगा ना पीछे, इसलिए मैं कह रहा हूं उस पर मुझे बात करनी है। मुझे जरूरी लगा, मैंने अपने आप नहीं, जरूरी लगा, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा भी। आपके सवालों पर हाँ, आज के सवाल पे बात करिए। आपके सवालों पे आता हूं। देखिए, रतन जी एक मिनट रुकिए रतन जी। हाँ, रतन शारदा जी ने एक बात और कही जो आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि इनके दादाजी महिलाओं के साथ घूमते थे। क्या महिलाओं के साथ घूमना आपत्तिजनक है? क्या मैं अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी किसी दोस्त के साथ नहीं घूम सकता हूं? ये कौन सी मानसिकता है? यही तो महिला विरोधी मानसिकता है। और अभी आप टेप निकाल के देख लीजिए, उन्होंने कहा गांधी जी के उन गुणों पर यानी गांधी जी के साथ जो महिलाएं रहती थी उसको ये आपत्तिजनक मानते हैं। रतन जी जवाब दीजिए। ये आरएसएस की सोच है। गांधी जी का चरित्र उखाड़ रहे यही हैं, आरएसएस की क्यों उनकी सोच है। बेइज्जती कर रहे हैं? आप आपको बेइज्जती पता कर रहे है हैं कि बैठ के गांधी यहाँ जी किस पर। अवस्था में रतन रहते शारदा थे? जी, आप आपको यहाँ पता बैठ है कर क्या-क्या बेइज्जती कर रहे कथाएं हैं। हैं? आप सभी लोगों ने महिलाओं का स्वीकार अपमान किया, कर रहे बाहर हैं। क्यों आप ये करना कह रहे हैं चाहते कि इनके दादाजी जो आप महिलाओं के साथ गांधी जी की घूमते क्यों थे, करना चाहते क्या हैं? मतलब हुआ जी इसका? महिलाओं के साथ घूमते क्या मतलब हुआ इसका? क्या महिलाओं के साथ घूमना अपराध है इस देश के अंदर? यही है आप याद करेंगे क्या गांधी जी के चरित्र और का इसी वजह से आरएसएस के संगठन में किसी महिला की कोई भागीदारी नहीं होती। वहां महिलाओं का अलग संगठन बना हुआ है। लोगों के सामने जिस लाना तरीके से चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि गांधी जी की अच्छी बातें याद की जाए और बुरी बातें याद ना की जाए। आपके कहने का मतलब क्या है? जो गांधी जी के साथ जो महिलाएं रहती थी, जो उनकी सेवा करती थी, क्या वो अपराध था? क्या इज्जत यहाँ क्या पर वो उखाड़ना अपराध नहीं है? चाहता। आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। नहीं, आप क्या पढ़ सकते हैं? आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ। आपने कहा कि इनके दादाजी महिलाओं के साथ घूमते थे। आपने कहा गांधी जी के जो अच्छे गुण थे उनमें से केवल जो महिलाओं की बात की आपने, ये कौन सी सोच है भाई? यही तो है महिला विरोधी सोच आपकी। आशुतोष जी, रतन जी, सोच है जिस प्रकार से गांधी जी व्यवहार करते थे कुछ महिलाओं के साथ, आप जानते नहीं है? कौन से महिलाओं के साथ बताइए ना, चाहते हैं बताइए ना किस महिला के साथ उन्होंने आशुतोष जी और रतन जी रुक जाइए भाई, अब आप लोग अटक गए हैं इसी पे। किस महिला के साथ गांधी जी ने गलत व्यवहार किया? बताइए, आप स्पष्ट करिए, बताइए इसको। आशुतोष जी और रतन जी, आप लोग डिबेट, मैं बार बार कह रहा हूं कि डिबेट वहां क्यों ले जा रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, आज के मुद्दे पर डिबेट करिए ना सर। गांधी जी किस महिला गांधी जी के ऊपर डिबेट नहीं है, डिबेट है कि आरएसएस पे जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, उस पे बात होनी चाहिए, जो उन्होंने अपनी बात रखी के बारे में नरगर प्रलाप कर रहे हैं बैठ के, और ये कहते हैं गांधी जी इनके आराध्य। बताइए ना गांधी जी ने किस महिला के साथ गलत व्यवहार किया? अरे भाई एक मिनट रुक जाइए ना। बार बार कह रहा हूँ, आप इस प्रकार से इस बात को चरित्र के जो उनके कुछ गलत, आप सरदार पटेल का पत्र भूल गए हैं? जो सरदार पटेल ने गांधी जी को लिखा था, भूल गए वो पत्र? आप इतिहासकार हैं, आप ज्ञानी हैं, आप पढ़ के बता दीजिए। में कौन सा मैं तो नहीं बताइए पढ़ूंगा, महिलाओं को लेके नहीं मैं बता दूंगा, उनके पुत्र का पत्र बता दूं मैं आपको, सरदार पटेल का पत्र बता बताइए दूं। ना भाई, आप बताइए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे गांधी जी के बारे में मेरे मन में इज्जत है, आपके नहीं है, आप बोलेंगे, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। मन में आएगा सब बोल देंगे आप। आपको आप पूरा गांधी जी पता के है बारे में कि कुछ चरित्र बोलेंगे, के बारे नेहरू में जी के बारे में कुछ भी करेंगे, उनका चरित्र हनन करेंगे, उनके कौन सी भाषा है? सामने तनाव हो गया आप लोगों का, हो गया हिसाब किताब बराबर कर लिया आप लोगों ने आपस में, तो अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, डिबेट उधर आप मत ले जाइएगा,
मैं मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पब्लिक डिस्कोर्स में इस तरह की बातें करके क्या चुनाव के समय आप ये एजेंडा सेट करते हैं जो बात कही गई, और धर्म की ठेकेदारी कौन कर रहा है? नीरज जी, एक तो ये कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ हूं तो आपकी बहस में ही रहूंगा, क्योंकि मेरे पास है तर्क तथ्य है, मुझे भटकने की जरूरत नहीं, मैं अपराध बोध से ग्रस्त नहीं हूं। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो क्या कहा है? राहुल गांधी ने कहा, जो कहा वो मैं उसको संक्षेप में बोल देता हूं, फिर उसको जोड़ देता हूं। उन्होंने कहा, भाई गांधी जी के इर्द गिर्द हमेशा 2-3 महिलाएं रहती हैं, भागवत जी के साथ कभी आपने देखा क्या? उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, ये महिला विरोधी हैं, ये कभी प्रधानमंत्री बनाते ही नहीं किसी महिला को। तो अब जब ये कह रहे हैं तो आगे वो थोड़ा सा बढ़ गए। उन्होंने कहा और नारा लगवाया, जैसे राजनीतिक नारा लगवाया जाता, नारा लगवाया, दुर्गा की शक्ति घटी कि बढ़ी, ऐसे नारा लगवाया। तो अब माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, वो उनके लिए इस तरह से घटी बढ़ी वाले पैमाने पर है। तो हिंदू धर्म की दलाली या ठेकेदारी जब हम कहते हैं तो 2 ही तरह से हो सकती है। एक ये कि हम हिंदू हों और उसके बावजूद हम ऐसे कर्म कुकर्म करें, बार बार हम अपनी बात से पलटते रहें। तो मुझे ध्यान में नहीं आता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को लेकर अपनी कही गई किसी बात से आज तक पलटी है। यहां तक कि उसके लिए उनके ऊपर सांप्रदायिक, भारत के सेकुलर ताने बाने को तोड़ने का आरोप और जाने क्या क्या आरोप लगा, लेकिन वो अपनी बात पर टिके रहे। विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन चलाया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत उसके पीछे रही। भारतीय जनता पार्टी ने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, तो नारा लगता था तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, अब तो नींव भी ऊपर आ गई है, जल्दी ही सब कुछ दिखने लगेगा। तो सवाल यह है कि अगर दलाली करनी होती तो झूठ होता। दूसरा एक तरीका होता है कि हम अपनी पहचान छिपा लें, यानी मोहन राव भागवत के पिताजी कोई और हो और वो पहचान छिपा लें। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश में लोग नहीं जानते हैं? आप तो रायबरेली के हैं नीरज जी, हम तो जब यहां से जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, तो लखनऊ से आगे बढ़ते हैं तो दाहिने हाथ पे फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग दिखता है। हाँ। आप तो वहीं के हैं, तो आप तो अच्छे से जानते होंगे क्यों पहचान छिपानी पड़ गई। तो दलाली और ठेकेदारी करने का यही 2 तरीका होता है। और चूंकि ये बात बार बार कही जाती है, तो जो आस्थावान हिंदू है उसके लिए तो मां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी वो हमेशा स्थायी, जिसको कहते हैं ना, शक्ति पुंज हैं। हम तो कहते हैं कि वो शक्ति स्रोत है, शक्ति देती है हमें। उनकी शक्ति तो घट बढ़ सकती नहीं। हम खराब से खराब स्थिति में अगर आस्थावान हिंदू है तो वो ऐसा नहीं सोच सकता, वो वही सोच सकता तो है। राहुल गांधी का उद्देश्य क्या है ये कहने का? मेरी टिप्पणी फिलहाल यही नहीं, वो तो उसको नहीं, ये इकोनॉमी से, रोजगार से, इन सबसे जोड़ रहे हैं। हिंदू नहीं है, वो समय समय पर धारण करते हैं, इसको कहने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी, आपको याद है ना, गुजरात चुनाव के पहले टेंपल रन, अभी वैष्णो देवी गए थे, जाने में कोई बुराई नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं भाई। देश में हमारा मन करे हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा चाहे जब घूमें, लेकिन हम सामान्य व्यवहार कुछ और करें, राम मंदिर पर टिप्पणी कुछ और करें, देवी देवताओं पर टिप्पणी कुछ और करें। अपनी पहचान फिरोज गांधी से ना पूरा परिवार है, आप बताइए ना मुझे। और जब हम कहते हैं कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, आपने खैर वो टिप्पणी कर दी, मैं दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन सवाल, इंदिरा जी बहुत ताकतवर और हम सब की बड़ी प्रिय नेता थी, लेकिन क्या वो किसी इस वजह से बन गई कि वो नेहरू जी की बेटी थी या और कोई था? कांग्रेस में किसी और को क्यों नहीं बना दिया? सबको छोड़ छोड़कर जाना पड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, सारे लोग। राहुल जी पहले अध्यक्ष तो बन जाएं, अपनी जिम्मेदारी तो अपने सर पर ले, या वो सबको सिर्फ अपमानित करेंगे? गांधी जी को, मोहन भागवत जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाड़ दिया था ऑर्डिनेंस। अरे भाई आप मंत्री बन जाइए, वो करके कुछ किया होता, अध्यक्ष बन के भी कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है, जिसको वो या तो समझ नहीं पाते या मूर्खता के पहाड़ पर बैठे हुए हैं। मुकेश जी, मुकेश शर्मा जी। देखिए, शारदा जी ने जो बात कही है, मैं आशुतोष जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो नेहरू जी के बारे में इन्होंने टिप्पणी की है और जो गांधी जी के बारे में इन्होंने महिला को लेकर जो जिस तरीके की विचारधारा इन्होंने कही है, ये आज आपके चैनल पर बाकायदा संघ की विचारधारा मातृशक्ति के महिलाओं के बारे में क्या है, ये शारदा जी ने एडमिट कर लिया है। बड़ा सीधा सीधा मेरा ये कहना है। और शारदा जी, निश्चित तौर पर आपको देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आप नेहरू जी, आजकल आपको सिवाय नेहरू जी के और सिवाय राहुल गांधी के कुछ नजर नहीं आ रहा है, आप बीजेपी को और आरएसएस को।
आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं आजकल, हर चीज में आप नेहरू जी जिम्मेदार। अरे मुझे ये तो जरा जवाब दे दो कि ये करोड़ों लोग जो बेरोजगार हैं, इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी को कब ठहराओगे आप? ये पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, इसके लिए कब जिम्मेदार ठहराओगे? ये डीजल के जो दाम बढ़े हैं, कब जिम्मेदार ठहराओगे? इस देश की ये जो आज सरस्वती जी की बात हुई है, या लक्ष्मी जी की बात हुई है, दुर्गा जी की बात हुई है, ये पेट्रोल डीजल और देश के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है, जो लोग रोटी को तरस रहे हैं, सरसों का तेल जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता था वो उसकी पहुंच से परे हो गया है आज। जो दाल, मूंग की दाल जो गरीब से गरीब आदमी खाता था, उसकी पहुंच से बाहर जाती जा रही है। आप देश को लेके कहां जा रहे हैं? इसलिए इन सब बातों को उठाया गया है। त्रिपाठी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। आशुतोष जी ने बड़े वैलिड सवाल उठाया है और उनके सवालों का जवाब शारदा जी ने दिया नहीं है। संघ ने आज ये बाकायदा एडमिट कर लिया है कि उनकी राय ठीक नहीं है, और यही राहुल गांधी जी के कहने का संदर्भ था कि मातृशक्ति के बारे में, महिलाओं के बारे में आरएसएस की जो राय है, बीजेपी की जो राय है, वो ठीक नहीं है। मातृशक्ति के खिलाफ है, महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है पार्टी। तो बीजेपी जवाब ले लेते हैं भाई। आपको कहना चाहता हूं, जफर इस्लाम जवाब दीजिए आप। मातृशक्ति के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। देखिए, हाँ, आपको मालूम है हमारे यहाँ कितने मंत्री हैं महिला मंत्री, कितने एमपी हैं महिला एमपी हैं? 42 महिला एमपी हैं। आपको पता है ये क्या बात कर रहे हैं? इनको तो कुछ, ये तो सिर्फ इंदिरा गांधी के बियॉन्ड और सोनिया गांधी जी के बियॉन्ड कोई महिला के नाम ले, ये जिनको उन्होंने जरा जिनके सशक्तिकरण के लिए कुछ काम किया हो, या समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया हो। अरे भैया, ये हमारी पार्टी है, जो चाहे महिला हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित हो, जो भी कमजोर वर्ग है, उसको आगे बढ़ाने में हमारी पार्टी काम करती है। आपने तो सबको दबाने का काम किया, सबको कमजोर करने का काम किया। सशक्तिकरण नाम की कोई चीज ही नहीं। आपने तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन, आपने पूरे समाज को एक्सप्लॉइट किया अपने फायदे के लिए। लेकिन अब समाज समझ गई है। आप बेवकूफ 70 साल बना चुके हैं, अब नहीं बन पाते तो आपकी बखलाहट दिखती है। भाई राहुल गांधी जी अगर कोई बात कहना चाहते हो तो शांति से, कायदे से कहें। किसी धर्म का, किसी का आस्था का अपमान किए बिना नहीं कह सकते क्या? वो खुद को अपमानित नहीं महसूस करते तो कम से कम समाज में जो लोग जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, कम से कम माफी तो मांगिए। और आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपको सीधे कह रहे हैं कि जीएसटी लागू करने से अभी लक्ष्मी शक्ति कम हो गई है। अरे देखिए, इनके पास कोई कहने के लिए कुछ नहीं है। ये देश जो है मजबूत हुआ है। मां भारती मजबूत हुई है, और किसके नेतृत्व में मजबूत हुई है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूत हुई है। आज देश का बोलबाला है। आज पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को जो है माना जाता है। लेकिन महंगाई भी बहुत है। इनके समय में क्या था? हिंदुस्तान को कोई पूछता नहीं। महंगाई में जवाब नहीं देते आप जरा बताइए महंगाई के बारे में। महंगाई पे ले लीजिए जवाब, महंगाई पे जवाब दे रहा हूं। हाँ, जरा मैं पूछता हूं, जो महंगाई समझने वाले लोग हैं यहाँ पर, जो उनसे बात करता, आप तो समझते हैं। जरा नीरज भाई, आप ये बिजनेस चैनल है, आप जरा उठाइए जरा सा महंगाई को किस चीज से तौलते हैं? सीपीआई से देखते हैं कि नहीं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। आप बताइए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कभी भी एक बार जो पिछले 7 साल में जो है 6 को ब्रीच किया, नहीं तो बराबर वो एवरेज। अगर भाई मैं तो पेट्रोल भरवाने जाता हूं तो वहां पे बहुत पैसे ले लेता है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल है सर। महंगाई नहीं है क्या? सबका निचोड़ कहां? नहीं, सबका निचोड़ कहां दिखता है? सीपीआई में दिखता है ना भाई। सबका वेट्स तो दिया हुआ है ना। पहले जैसे कैलकुलेट होता था वैसे आज कैलकुलेट हो रहा है। तो इनके समय में तो एवरेज देखिए तो 9-9, 10-10% डबल डिजिट इन्फ्लेशन। दूसरी बात जरा देखिए, आज तो मजबूरी में हो रहा है। आज ये पूरे सेंचुरी में एक बार ऐसा महामारी देखा जाता है, उस समय हो रहा है। लेकिन इनके समय में क्या था? इनके समय में था करप्शन, इनके समय में था फ्रॉड करना। ये पार्टी जो इनकी कांग्रेस पार्टी क्या है? पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स है। ये इतने स्कैम किए इन्होंने, और उसमें जो है देश का जो है लोगों का जो है इन्फ्लेशन बढ़ा के कहाँ कर दिया था? 10% से ऊपर कर दिया था, डबल डिजिट। ये बंगाल लक्ष्मण की पार्टी। अरे भैया, ये कांग्रेस पार्टी जो आपकी है ना, जिसमें सिर्फ सारा देश जानता है बंगाल लक्ष्मण को। ये जिसमें अरे सारा देश जानता है, जिन्होंने ये आपके दोनों मुखिया नंबर 1 नंबर 2
दोनों किस आप पे छोड़िए बेल पे यार। मालूम है ना आपको? स्कैम के मामले में अरे, बेल पे जफर कल जेल में साहब, होंगे। मेरी याददाश्त गांधी ठीक जी है अभी। दोनों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों आप जिस सूची की बात करते हैं, हवालात में अदालत होंगे, ने मालूम है ना सजा कर दिया है। आपको? छोड़िए, अभी बेल आप पे लोगों आपको को पता है कि गुमराह नहीं? करते हैं आप। अरे मुकेश जी, अरे, देश मालूम है बताएगा कि अभी आपको। दोनों बेल पे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट तक को जवाब तो अरे देते बेल नहीं है। से जेल हो गया नहीं। अभी नहीं, बेल से जेल में जाएंगे सीधे। आप इस तरह की रुकिए, बातें शांति मत करिए कीजिए। आपको। और क्या काम है करप्शन का? नहीं, नेशनल हेराल्ड केस में क्या हुआ अरे, है? बंगारू लक्ष्मण आपको किसका पता नहीं है अध्यक्ष था? क्या? बता भूल दो गए जरा। क्या? हर जगह आप लोगों ने अरे, corruption- बंगारू लक्ष्मण किस हर पार्टी के जगह अध्यक्ष corruption थे? कर करके आप लोगों ने क्या बंगारू देश को- डाल दिया था भाई पार्टी से। आपने सोचा जैसे भाई आप दोनों लोग जो ना कंक्लूड नहीं करते हैं एक दूसरे की बात को अपने तर्कों से कंक्लूड भी करिए ना, ओपन एंडेड छोड़ देंगे। फिर मैं थोड़ी बीच में उतरूंगा। आशुतोष जी आप इतना मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, नीरज जी एक मैं सिर्फ हाँ। इतना कह रहा हूँ। नहीं, नीरज मैं बोल सकता हूं? हाँ मैं जफर भाई एक मिनट रुकिए ना। कभी भी महंगाई नहीं बढ़ी। हर चीज का नीरज- नहीं, 1 सेकंड 10 सेकंड। हमारे समय में सब चीज का दाम घटा है, कंट्रोल में रहा है, लेकिन महामारी आने की वजह से डिसरप्शन जो है, जो डिसरप्शन की वजह से इकोनॉमी में डिसरप्शन। अरे सर वो ठीक है, तर्क वो आप जो दे रहे हैं वो इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत अच्छा तर्क हो सकता है, और सीपीआई का नंबर कंट्रोल में ये भी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छा तर्क हो सकता है। लेकिन डेली लाइफ में महंगाई है कि नहीं पता नहीं मुझे। आप कह रहे हैं नहीं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन महसूस होती है। आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं आशुतोष जी, आपके आंकड़े तो आपके सामने है ना भाई। जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, ये जो राजनीतिक एजेंडा सेट किए जा रहे हैं, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं। लेकिन आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जफर साहब देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तो जाहिर सी बात है महंगाई के मसले में पार्टी को डिफेंड करेंगे। हाँ। लेकिन मैं 3 सवाल उनसे पूछता हूं। पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि 10% इन्फ्लेशन रेट था, तो किस सन में था वो जरा उसका सन बता देंगे तो मैं भी जरा थोड़ा सा मुझे बल मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। दूसरी बात, अगर इस देश के अंदर पेट्रोल के दाम 110 रुपए हो जाएं, महंगाई नहीं है, और जो खाने के तेल के दाम अगर 200 रुपए के आसपास पहुंच जाए तो महंगाई नहीं है, गैस के दाम 400 से 800 हो जाए महंगाई नहीं है, तो मैं मान लेता हूं। उत्तर प्रदेश के बारे में जवाब हालत दूंगा, ये है। जवाब। हाँ बहुत छोटे छोटे पूछिए सर, जवाब भी तो लेना है। हाँ उत्तर प्रदेश में जब 2015 में जवाब देते हैं, सुन लीजिए जवाब। अरे सर मैं आप सुन बोले थे, लीजिए। मैंने आपको बोला उत्तर प्रदेश में 2,65,000 का कर्ज 2015 में था, 2020 में 5 लाख के ऊपर 5,65,000 कर्ज हो गया उत्तर प्रदेश के ऊपर। अब आप कह दीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा सब जगह महामारी की मार पड़ी है, लेकिन जो सबसे खराब आर्थिक स्थिति हुई वो हिंदुस्तान के अंदर हुई है। ये तो रिकॉर्ड की बात है, अभी चेक कर लीजिए कौन से क्या अच्छा छोटे छोटे जवाब सर। ये मजबूरियां होती राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं की, इसलिए उनको माफ कर देखिए, दिया। 3 सवाल है, बहुत सुनिए। 3 लाइन में जवाब दीजिए सर। हर्षवर्धन के पास जाऊंगा, 3 लाइन में जवाब दीजिए पहले। हाँ मैं 3 लाइन में आप जरा सा यूपीए 2 का जाकर जरा एवरेज वेटेड एवरेज निकाल लीजिए। 8.98 का जो वेटेड एवरेज है यूपीए का 2010-9-10 में सर, सबसे मैं ज्यादा आपको स्पाइक हुआ था इन्फ्लेशन में, मैं आपको और साल एवरेज जो पूछ रहा इतना है। और मैं आपको साल सुनिए पूछ रहा हूं, एक मिनट सुन लीजिए, साल बता दीजिए ना। सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात हो जाए फिर भी सुन लीजिए एक हवा मिनट। में बात मत करिए ना, हाँ हवा सुन में लीजिए, बात डबल क्या बताइए देखिए ना, मैंने कहा किस कि साल आपको 2008 हाइक हुआ। 2009 में था, नहीं 2011 आंकड़े पे ही में बात कर था, रहा तब हूँ। डबल डिजिट इन्फ्लेशन था। अरे उनको सर एक बताइए बार ना। बोलने तो दीजिए, तभी तो आप सुन पाएंगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि यूपीए 2 में एवरेज वेटेड एवरेज 5 सालों का 8.98 था, लेकिन एक साल में 2009-10 में वो स्पाइक करके ब्रीच किया था 10% से, जैसे इस साल हमारे यहाँ जो है 6% को ब्रीच किया। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, तेल और दाल के तिलहन और दलहन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, जब 1 मिनट सुन लीजिए, जब ये महामारी हुआ, लॉकडाउन हुआ आशुतोष जी, तो लोग जो है जो पहले से प्रोडक्शन हुआ था उसी चीज को खाने लगे, इसलिए कि प्रोडक्शन नया नहीं हो रहा था तो डिमांड बढ़ गया, सप्लाई नहीं थी ना। और जब सप्लाई, लेकिन जब प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सुनिए, मुझे नहीं मालूम आप किस बैंक में बैंकर थे, मुझे नहीं मालूम आप किस बैंक में बैंक करते हैं। आज की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि डिमांड ही खत्म है। समाज के अंदर इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं है इसलिए इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, और आप कह रहे हैं डिमांड बढ़ गई है। क्या बात करते हैं आप, कहाँ बैंकर थे मुझे नहीं मालूम। अरे भाई आप जरा बच्चे जैसा जो ये कहा जा रहा है। अच्छा एक मिनट भाई, सरकार थे झंडे मारते मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ सुनिए,
एक मिनट आप व्यक्तिगत कमेंट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के नहीं जाहिल के जैसा अरे आशुतोष जी भाई पर्सनल कमेंट नहीं, आप सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, मैं आपको सीधा साधा जवाब दे रहा हूं। इतना घटिया एक एंकर पहले रहे हुए एंकर को आर्गुमेंट नहीं जरूर इतना घटिया आर्गुमेंट नहीं। अच्छा सुनिए नहीं अरे सुनिए ना एक बार भाई, आप दोनों लोग अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। सुन लीजिए, मैं आपको समझाता हूं। अरे आप बेवकूफ जैसा सवाल मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या गलत बोल रहे हैं आप। मैंने कहा कि टेम्पोररीली जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा था लोग खाना बंद कर रहे थे। क्या खाना नहीं बंद कर रहे थे कि चावल दाल सबका डिमांड बढ़ रहा था? जब आप राशन बांट रहे तो कहां से राशन आ रहा है? आपके घर में पैदा हो रहा था कि जो पहले से पैदावार हुआ था तो उसका दाम बढ़ेगा कि नहीं? टेम्पोररी आपने कहा टेम्पोररी नहीं है। जो टेम्पोररी जो हाइक आया प्रोडक्शन नहीं थी, डिमांड में जो हाइक आया उसकी वजह से ओवरऑल जो प्राइस हमने कहा कि टेम्पोररी मिसमैच है इसलिए कि प्रोडक्शन और डिमांड में। लेकिन जैसे जैसे डिसरप्शन ये खत्म होगा वैसे वैसे ये प्राइस भी प्रोडक्शन शुरू होगा, मुझे फिर बोलना पड़ेगा, शुरू होगी, अपने आप दाम कम होगा। आप अगर फॉरवर्ड कर देखिए, इन्फ्लेशन का फॉरवर्ड कर देखिए, क्या बता रहा फॉरवर्ड कर? आप कैसे रह चुके हैं? आप एंकर रह चुके हैं, लेकिन ऐसा नीचा सवाल करते हैं और व्यक्तिगत कमेंट करते हैं। किस बैंक में कमेंट किया? आपको जानकारी नहीं होगा। नहीं, आपको जानकारी नहीं होगी कि किस बैंक में, लेकिन मुझे तो जानकारी है। आप अपने बारे में सोचा कीजिए, लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत कमेंट करने से पहले संभल के बात किया कीजिए। ये गलत बात है आपकी। मैं भी आपके बहुत आपके बारे में, हमको लगता नहीं कि आप एंकर कभी रहे। हमें ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एंकर लायक ही नहीं है, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कहता हूँ। जफर साहब अब जरा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। ब्रेक ले लूं मैं एक? आप दोनों लोग सर ठंडा पानी पीजिए, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। आप व्यक्तिगत कमेंट करने से पहले अच्छा मैं आशुतोष जी और जफर जी रुक जाइए भाई, मैं मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं आप दोनों लोग ठंडा पानी पीजिए, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। तब तक आप शांत हो जाइए दोनों लोग, और ब्रेक के बाद चर्चा कर लेंगे। छोटा सा ब्रेक है। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज बातचीत हो रही है एक ऐसे राजनीतिक डिस्कोर्स पे जिसको लेकर के काफ़ी अभी थोड़ी देर पहले गर्मा गर्म बहस हो रही थी आशुतोष जी और जफर इस्लाम के बीच में। लेकिन अब मैं चलूँगा हर्षवर्धन और रतन जी के पास। अच्छा आशुतोष जी, आपको पता लगा कि 10% से ऊपर कब इन्फ्लेशन थी कि नहीं थी? नहीं पता लगा? मैंने पूछा वो टाइम बता दें हमको। मैं बताऊँ क्या? मैं बताऊँ आप बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। 2010 में थी, 2012 में थी। आप खोल लीजिए, गूगल कर लीजिए, देख लीजिएगा, बेस ईयर एडजस्ट करके देख लीजिएगा। नहीं छोड़े ना सर, अब उस बिल्कुल चेक कर लूंगा। हाँ चेक कर लीजिएगा सर, मतलब इसीलिए मैं नहीं कह रहा था कि मैं क्यों कहूँ जफर का इलाका वो जवाब दें, लेकिन एनीवे चलिए छोड़िए इसको सर। थी एकदम थी, गारंटीड थी। हर्षवर्धन वापस लौटते अपने मूल मुद्दे पर। हर्षवर्धन फिर ये मुद्दा छूट जाएगा, हम लोग इकोनॉमिक डिबेट करने लगेंगे। मैंने अपने सामने डेटा खोल के रखा है पूरा, उसके लिए चिंता ना करें हर्षवर्धन। लेकिन वापस अपने उसी मुद्दे पे आते हैं, और रतन जी आपसे भी, राजनीतिक हलकों में इस तरीके से जो बातचीत हो रही है, क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के आसन्न चुनाव खड़े हुए हैं, एजेंडा सेट किया जाए और उस तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आपको जो आपका टर्फ नहीं, मैं बहुत खुली राजनीतिक बात कर रहा हूं। राहुल गांधी जी को इस तरीके की बातचीत करने का क्या मतलब है? आप वहां क्यों इस तरह के तर्क दलीलों में फंसना चाहते हैं? आप मुझसे बात कर रहे हैं कि ये मैंने हर्षवर्धन जी से पूछा सर, उसके बाद आपसे बताऊंगा। हर्षवर्धन जी पहले आप। अच्छा जी नीरज जी, वैसे अच्छा किया आपने साफ कर दिया वो। मुझे लगता है कि एंकर के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे कोई वरिष्ठ पत्रकार साथी उनको जानकारी नहीं है, गलत आंकड़ा है, तो उसको आपने दुरुस्त किया। उसमें बस एक लाइन जोड़ देता हूं कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो फूड इन्फ्लेशन यूपीए ने 9.21% दिया था, और आपने बता ही दिया कि 2010, 12, 13 और इवन 14 तक 10% के ऊपर थी। फूड इन्फ्लेशन तो 15% गया था 2010 में, चेक कर लेना चाहिए, पढ़ने के लिए ठीक रहेगा। ये जो आपने प्रश्न पूछा ना कि क्या राजनीतिक तौर पर यह बयानबाजी चुनाव आता है, देखिए ये कहीं ना कहीं उनके मन में यह है कि हम इस तरह के बयान देंगे और आप लोगों को वो बयान भूल गया। दरअसल देखिए इस पूरी बहस में, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कहते हुए, लेकिन आशुतोष जी उस बयान पर कुछ भी नहीं बोले। भाई कांग्रेस प्रवक्ता का तो समझ में आता है कि वो राहुल जी को बचाएं,
लेकिन हम पत्रकारों को अपराध बोध होने लगे, हम दूसरी दिशा में जाने लगे, तो ये ठीक नहीं है। 2015 में राहुल जी ने एक और बयान दिया था कि जो मंदिर जाते हैं ना वही लड़कियां भी छेड़ते हैं। यह भी राहुल गांधी जी का बयान था। और बाद में जब लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने कहा कि गलत तरीके से समझ लिया गया। अब आप कहेंगे कि गांधी जी के इर्द गिर्द महिलाएं हुआ करती थी, भागवत जी के इर्द गिर्द क्यों नहीं है, और फिर आप कहेंगे कि रतन शारदा जी ने गलत समझ लिया। यानी सारे गलत बयान राहुल गांधी जी देंगे और उसके बाद क्या हम लोगों का यही काम है पत्रकार के तौर पर कि हम उसकी सफाई करेंगे, हम उसको ठीक ठहराने की कोशिश करेंगे? यह भी तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुनाव के वक्त हो या चुनाव के बिना, हम पत्रकारों का काम है कि अगर कुछ गलत तरीके की बयानबाजी दी गई है तो उसके साथ नहीं खड़े होना। ये देश देखता है, लोगों को समझ में आता है कि आपको अगर ये बात बुरी नहीं लग रही है कि ऐसे कहा जाए कि दुर्गा जी की शक्ति घटी कि नहीं घटी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इस तरह का, तो मुझे लगता है कि सब तो समझना चाहिए ना कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। अगर ऐसा बयान दिया जाए तो इसका जवाब ठीक से दिया जाना चाहिए। जी रतन शारदा जी, देखिए, अगर आप समझते हैं कि चुनाव के को समझते हुए राहुल गांधी ने ये बयान दिया है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये राजनीतिक समझ का अभाव है। एक हिंदू बहुल प्रदेश में जहां पर भगवानों के प्रति बहुत ज्यादा आस्था है, धार्मिक लोग हैं, वहां पर इस प्रकार का बयान कभी भी उनके पक्ष में नहीं जा सकता। दूसरी बात मुझे स्पष्ट करना पड़ेगा, मैंने जो कहा था कि हम गांधी जी के सबसे उत्तम जो चरित्र के भाग हैं उस राम राज्य है, सत्य का आग्रह है, जीवन की सादगी है, ग्राम विकास है, स्वदेशी है, वो सारा पाठ संघ ने स्वीकार किया, संघ उसको लागू करता है अपने जीवन में। दूसरा जो मैंने कहा था जिसके ऊपर बहुत बवाल मचाया गया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, अभी मैंने केवल ये बहुत जिद कर रहे थे, इंडिया टुडे का आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा है सरदार पटेल एंगर अगेंस्ट गांधी जी ओवर हिज सेलिब्रेसी एक्सपेरिमेंट्स एंड these are two letters sent to him. So I will रतन जी मैं माफी की चाहत रोकता हूं। देखिए रतन जी मेरी बात समझिए और आशुतोष जी आप पूरा पैनल सुन ले मेरी बात। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उस तरफ जाएंगे तो फिर एक बहुत दूसरे तरह की हमको डिबेट 1 घंटे की करनी पड़ेगी जहां पे फिर गांधी जी के सत्य के प्रयोग तमाम चीजें हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उससे बचना चाहिए क्योंकि फिर वो एक घंटा अलग से पूरी डिबेट उसमें करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा था कि वहां पे मजे पहले भी मैं इसीलिए रोक रहा था कि वो हत्या है कि वध है, सत्य के प्रयोग क्या है, कौन कैसे, दैट्स नॉट मैटर फॉर टुडे। इसलिए कह रहा हूं कि उसको छोड़ दिए, बस राजनीतिक चर्चा जो आज की हो रही है उस पर किसी दिन उस पर करेंगे चर्चा, तो बात कर लीजिएगा। 2 अक्टूबर आ ही रहा है, हो सकता है उसी दिन हम चर्चा करें। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी। देखिए, अच्छा हुआ कि रतन शारदा जी ने एक्सप्लेन कर दिया, बट उन्होंने गांधी जी के वध पे एक्सप्लेन नहीं किया, ये भी चलो दूसरी बात है। देखिए एकांगी बहस कभी नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप राहुल गांधी के बयान को इंडोर्स करते हैं कि नहीं ये बताइए। अब आप बचिए मत, आप आखिरी चरण में आप बार बार 2 डॉस करके भाग जाते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड, राहुल गांधी के किसी बयान को मैं इंडोर्स नहीं करता। राहुल गांधी के हर बयान की मैं आलोचना करता हूं। जो हर बयान की क्यों करेंगे? जो अच्छा बयान उसकी क्यों करेंगे? आज जितना बयान उनका सामने मैं उसकी आलोचना। हाँ। और क्या चाहते हैं और मैं लिख कर दे दूं आपको? नहीं आपने कहा आज वाले में, हाँ तब ठीक है, हाँ बोलिए। मैंने कहा बेसिक सवाल ये है कि अभी जो हर्षवर्धन जी ने अच्छी बात की, लेकिन जब वो गांधी जी, जब वो नेहरू जी के महिलाओं के साथ घूमते थे, भाई इस बयान की भी आलोचना कर देनी चाहिए। जब गांधी वध की बात करते तभी भी आलोचना। तो बहस एकांगी नहीं होती। एक आदमी खुलेआम आरएसएस का पक्ष लेता हुआ आशुतोष जी 30 सेकंड मुझे देंगे सर, एकदम समय खत्म हो रहा, सब लोग मांगेंगे तो मैं दे नहीं पाऊंगा। मेरा सिर्फ ये कहना है 10 सेकंड। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आपके इस बहस के दौरान न केवल भाजपा के प्रवक्ता, न केवल 1 मिनट आशुतोष जी बल्कि और दूसरे जो वहां पे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, तीनों लोगों ने मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं। नहीं आपने भी जफर भाई के ऊपर आपने की, पता नहीं कौन से बैंक में आप नौकरी करते हैं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी थी ना आशुतोष? ये तो व्यक्तिगत टिप्पणी थी ना। नीरज जी 10 सेकंड। 1 मिनट हर्षवर्धन, 1 मिनट। आपने ये कहा कि जफर इस्लाम किस बैंक में काम करते थे, मुझे नहीं पता, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है। अगर वो जफर इस्लाम पर है तो जफर इस्लाम उसका जवाब देंगे। नहीं, आपने कहा कि आपने किसी पे नहीं की, तो मैंने याद दिलाई कि आपने की थी। मैं उसको अभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं मानता हूं। अच्छा, ये कोई आपको ये कहे कि आप कौन से चैनल में पत्रकार थे, तो ये अच्छी टिप्पणी थोड़ी होगी। ये वो सार्कास्टिक स्टेटमेंट नहीं, वो समय खत्म हो रहा सर, फिर मुद्दे से भटक रहे हैं, भटक नहीं रहे भटक रहे एनालिस्ट के तौर पर जो आप मेरे पर व्यक्तिगत हमले करते हैं,
ये भी तो ठीक नहीं ना। नहीं आशुतोष जी सुनिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आवाज अड्डा में कि निजी टिप्पणी ना करें, भाषा की मर्यादा रखें। एक मिनट हर्षवर्धन, एक आपके पास ही आ रहा हूं। हर्षवर्धन, मैं आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष जी, आपने इतनी देर के डिस्कोर्स में आपने जो मोहन भागवत जी की निजी आलोचना की है, जो निजी अपमान किया, उस पर आपने कहा कि नहीं करना चाहिए उनको। आपको गांधी जी के लिए बहुत बुरा लगा, नेहरू जी के लिए बहुत बुरा लगा, और भागवत जी के साथ महिलाओं की फोटो नहीं, ये आपको अच्छा लग रहा है? इसमें कौन सी गलत बात है? क्यों नहीं गलत बात है? किस संदर्भ में कहा गया है वो, किस टोन में कहा गया है वो आपको? अगर आप नहीं समझ पाए तो खोलिए। चलिए हर्षवर्धन 10 सेकंड आपके लिए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हर्षवर्धन 10 सेकंड आपके लिए। मैं सिर्फ इतना कह देता हूं, देखिए नहीं तो अगर आपको ये लगता है तो मैं माफी चाहता करूं आशुतोष जी, आपको संघ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इतने साल जानने के बाद भी आप संघ के बारे में कुछ नहीं जानते। फिर अरे संघ का प्रवक्ता नहीं हो हर्षवर्धन, दो लाइन सिर्फ 2 लाइन आप क्यों उतारते रहे? हर्षवर्धन पूरी बातचीत में प्रवक्ता के तौर पर आपके चैनल पर आते हैं, उनके पास जानकारी प्रवक्ता नहीं होता। अरे रुकिए ना सर, एक मिनट। फिर कोई एक निजी टिप्पणी हो, हाँ, कोई एक निजी टिप्पणी हो, मैंने बस इतना कहा कि राहुल गांधी बोले तो उनको कांग्रेस प्रवक्ता बचाएं, इसमें ठीक है। नरेंद्र मोदी बोले उनको भाजपा प्रवक्ता बचाए, एकदम ठीक है। हमारा आपका काम आशुतोष जी, कोई गलत बोल गया है तो उसको चीर फाड़ करना है। और राहुल गांधी का बयान निरा मूर्खता वाला बयान है, जिसको आप अगर अब भी बचा रहे हैं तो मैं क्या कहूं। ये मूर्खतापूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। आपके कहने से कोई व्यक्तिगत थोड़ी चाहिए ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। आप मुझे गलत बयान है उनका। आपसे नहीं, अरे कमाल कर रहे हैं। मैं बुद्धिमानीपूर्ण और मूर्खतापूर्ण बयान तो कहूंगा ना। आप कमाल कर रहे हैं। आप पूरी बहस हो गई, आप उस बयान पर एक टिप्पणी नहीं कर पाए। आपको पत्रकार के तौर पर बुरा नहीं दिखता कि गांधी जी के जिस संदर्भ में आप किसी संदर्भ में आप बात नहीं कर पाए? क्या कर सकता हूं भाई, आपको सुनाई नहीं पड़ा। अजब आशुतोष जी और हर्षवर्धन जी, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। आप लोग बिल्कुल अपनी निजी जी बातें मत करिए। सर जफर भाई, एकदम समय खत्म हो गया, मुझे ब्रेक लेना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, आप लोग दूसरी चर्चाएं करने लगे, मुख्य मुद्दे से अलग हटके। मैं दोबारा रिट्रेट कर रहा हूं कि निजी टिप्पणी से बचना चाहिए, किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। और जब भी कोई आप उपमा देते हैं या किसी से तुलना करते हैं तो कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि वो शब्द जो है अप्रिय ना हो। मैंने उदाहरण दिया इसी अड्डा में, जब वो तालिबानी शब्द यूज़ किया गया तो आपत्तिजनक था, उसको हम लोगों ने हटाया। भाई ये कौन सा कंपैरिजन है कि कांग्रेस में लोग तालिबानी हो गए हैं तो अपनी पार्टी को नुकसान करा रहे हैं। वो गलत है तो है, वो किसी के लिए भी हो। तो उपमा जब आप दें तो ये ध्यान रखें कि वो डिस्कोर्स में कहा जा सकती है। अब वो इंटेंशनल है तो उसके फॉलोआउट्स आएंगे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।